टीपू सुल्तान का भूमि कर व्यवस्था, है ना। लिखिए, टीपू ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर कृषक और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया। कृषक और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया। उसने इनाम में दी गई करमुक्त भूमि पर पुनः अधिकार कर लिया। पोलीगारों अर्थात जमींदारों के पैतृक अधिकार भी जब्त कर लिए। पैतृक अधिकार भी जब्त कर लिए। भूमि कर प्रायः 1/3 से 1/2 भाग लिया जाता है। भूमि कर 1/3 से 1/2 भाग लिया जाता था। टीपू ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया। टीपू ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया। उसने अपने गुमास्ते मस्कट, आरमूज, जिद्दाह और अदन,
जेद्दा और अदन आदि नगरों में नियुक्त किया। उसने पेगु अर्थात क्या, वर्मा, जिसको आजकल आप म्यांमार कहते हैं, पेगु, और चीन से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किया। व्यापारिक संबंध स्थापित किया। उसने एक वाणिज्य बोर्ड की स्थापना की। उसने एक वाणिज्य बोर्ड की स्थापना की। उसने एक वाणिज्य बोर्ड की स्थापना की। टीपू ने चंदन, सुपारी, टीपू ने चंदन, सुपारी, काली मिर्च, इलायची, काली मिर्च, इलायची, सोने तथा चांदी, सोने तथा चांदी, सोने तथा चांदी का व्यापार और हाथियों के निर्यात पर एकाधिकार स्थापित किया। उसने गोला बारूद, कागज, चीनी रेशमी कपड़ा, का कारखाना स्थापित करवाया। टीपू ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर विकसित किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर विकसित किया। उसने फ्रांसीसी कमांडरों द्वारा सेना को प्रशिक्षित करवाया।
वस्तुतः हैदर अली और सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने नौसेना के महत्व को समझा था। नौसेना के महत्व को समझा था, इसलिए एक मजबूत नौसेना का टीपू ने गठन किया। एक मजबूत नौसेना का टीपू ने गठन किया। परंतु यह नौसेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका। टीपू सुल्तान तत्कालीन समय का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। वह अंग्रेजों के चालबाजियों को भली भांति समझता था। उसने अंग्रेजों के बारे में कहा था कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते हैं। अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते हैं, है ना। अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते हैं। अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते हैं। इन्हें छेड़ने पर ये धीरे धीरे काट कर खा जाते हैं। इन्हें छेड़ने पर ये धीरे धीरे काट कर खा जाते हैं। टीपू सुल्तान का मूल्यांकन करते हुए विद्वानों ने कहा है कि
कि टीपू सुल्तान अपने समय से काफी आगे थे। टीपू सुल्तान अपने समय से काफी आगे था। अपने समय से काफी आगे थे। अपने समय से काफी आगे था। देखिए, हम लोग जो पिछला क्लास था उसमें टीपू सुल्तान का शासन व्यवस्था देखा। शासन व्यवस्था का मतलब है कि शासन किस तरह से चलता था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कितने कितने विभागों में विभक्त था, प्रांत कितने जिलों में विभक्त था, जिला कितने गांव में, गांव पंचायत में, एक सिस्टम कैसा था उस समय का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये हम लोगों ने देखा था। फिर कौन कौन से अधिकारी थे, वो अधिकारी किसके रिस्पॉन्सिबल होते थे, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले दिनों देखा। यहाँ पे कंसंट्रेशन है भूमि कर व्यवस्था पर, और साथ ही विकास के लिए उन्होंने जो व्यापार आदि को बढ़ावा दिया, तो इसी में शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जागीरदारी प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया। देखिए, जागीरदार एक जमींदार जैसा होता है ना, तो एक तरह से बीच का वो बिचौलिया है, किसान और सरकार के बीच। वो टैक्स वसूलता है और कुछ राशि सरकार को जमा करता है और कुछ अपने पास रख लेता है, या फिर जिस राज्य में जिस तरह से एग्रीमेंट होता है जागीरदारों के साथ, वैसा काम होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जागीरदार किसानों का शोषण करने लग जाते हैं, मनमाने तरीके से टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं, और जो राजा होते हैं या जो सरकार होता है, उनको मतलब होता है कि मुझे टैक्स तो मिल रहा है, लेकिन जो सेंसिटिव राजा होते हैं वो ये बात को समझते हैं कि टैक्स मिले लेकिन किसानों के जुल्म पर आधारित नहीं, एक ऐसा औसत हो कि किसान भी अच्छी तरह जी सके, विकास कर सके, और उसके मदद से वहाँ की सरकार भी। अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स ले लेंगे, इतना उसको निचोड़ लेंगे, तो फिर वो किसान कहाँ से कृषि में इन्वेस्ट करेगा, और कृषि में इन्वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा तो उत्पादन कैसे होगा, और उत्पादन अगर कम है तो खाने पीने में ही समाप्त है, तो फिर अधिशेष कहाँ से आएगा, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो बचत कहाँ से होगा, और बचत नहीं है तो फिर पुनः कृषि में निवेश कैसे होगा। ये एक सर्किल है, और इस सर्कल को ही जो सरकारें तोड़ देती है, जो राजा तोड़ देता है, उसके राज में खुशहाली नहीं, बदहाली, गरीबी और किसानों की दयनीय स्थिति हो जाती है। इस बात को टीपू सुल्तान ने भली भांति समझा और भूमि कर व्यवस्था में उसने जागीरदारी प्रथा को ही समाप्त कर दिया। और उसने क्या किया कि अब किसान सीधे सरकार से संपर्क बनाए। सरकार के अधिकारी जाएंगे कृषक के पास, और जो तय राशि है, तो आपने देखा है कि तय राशि उस समय 1/3 से 1/2 के बीच होता था, वैरी करता था, कभी 1/3 है, कभी 1/2 है। तो
या फिर 1/3, 1/2 के बीच में भी है, तो वो राशि अधिकारी लेकर वापस आ जाता था और वो सरकार के पास जमा हो जाता था। तो ये व्यवस्था जो किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने का है, इसमें किसानों की स्थिति अच्छी रहती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमने बताया था कि कोई अनजान व्यक्ति भी अगर टीपू सुल्तान के राज्य से गुजर जाए तो समझ जाता था कि इतनी खुशहाली, इतनी हरियाली तो निश्चित रूप से टीपू सुल्तान का राज्य है। तो उसका जड़ कहाँ था? उसका यही भूमि व्यवस्था में जो सुधार किया था, इसी से किसान बड़े फल फूल रहे। फिर उसने क्या किया कि इनाम में दी गई भूमि, पहले के काल में क्या होता था कि इनाम में भूमि दे दी जाती थी, जैसे ब्राह्मणों को, अन्य अधिकारियों को। तो जो इनाम में भूमि दी जाती थी, उस पर, उस भूमि से राजा को कोई टैक्स नहीं आता। वो क्या होता था? कर मुक्त भूमि होता। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस और बड़ी संख्या में इनाम भूमि दी हुई थी, ऐसा टीपू सुल्तान ने देखा। तो उसने इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया कि कोई इनाम विनाम नहीं, इनाम भूमि वापस कर दी, है ना। इनाम में दी गई भूमि जो करमुक्त थी, उसको वापस ले ली। फिर जो पॉलीगार अर्थात जमींदार जो है उस समय के, कैसे, मतलब देखिए उसने जमींदारों पर शिकंजा कसा, जिम्मेदार जो बिचौलिया थे। फिर जो जमींदार थे, पॉलीगार जिसको भी कहा जाता, कभी कभी प्रश्न में भी आ जाता कि ये जो पॉलीगार हैं, उनके बहुत सारे पैतृक अधिकार थे, उनको जब्त कर दिया कि अब हेरिडिटियल कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि टीपू सुल्तान ने जहां जहां देखा कि फालतू में मेरा टैक्स बर्बाद जा रहा है और उसका बोझ बेचारे किसानों पर पड़ रहा है, तो क्यों नहीं उससे ही समाप्त करके और किसानों पर बोझ कम कर दिया जाए। और यही उसने किया कि पैतृक जो संपत्तियां थी, पैतृक रूप में भी जो दी गई थी, और वो निश्चित रूप से तो पैतृक रूप से दिया गया था अधिकार, उस पर भूमि कर मुक्त होता था, तो वो भी वापस ले लिया, जब्त कर लिया, है ना, जब्त कर लिया। फिर इसने अब ध्यान दिया वाणिज्य और व्यापार की। किसी भी राज्य के संपन्न होने में जिस तरह कृषि महत्वपूर्ण है, उसी तरह वाणिज्य और व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि से अधिशेष उत्पादन हो रहा है, तो उसका भी ट्रेड होना चाहिए, तभी तो किसानों की आमदनी होगी, और किसानों की आमदनी होगी तो सरकार को भी, सरकार की भी आय बढ़ जाएगी। प्राचीन समय में भी तब ही ज्यादा संपन्नता रहा जब जब वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा मिला। और वाणिज्य व्यापार के लिए क्या चाहिए? शांति व्यवस्था चाहिए। अब जैसे मौर्योत्तर काल में वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला, इसलिए उस समय बड़ा संपन्नता का काल था। और इवन मौर्य काल में भी, गुप्त काल में भी। अब यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए टीपू सुल्तान ने काम किया, है ना। यहां तक कि चाइना से व्यापारिक संबंध स्थापित किया, पेगू से व्यापारिक संबंध स्थापित किया, और एक वाणिज्यिक बोर्ड भी बनवाया ताकि वाणिज्यिक गतिविधियां जो है बड़े सुचारू रूप से चल सके। फिर उसने देखिए चंदन, सुपारी, काली मिर्च, इलायची, सोने चांदी आदि के व्यापार पर ध्यान दिया। हाथियों के निर्यात पर ध्यान दिया। भारत में हाथी बहुत हुआ करते थे, और मौर्य साम्राज्य जो प्राचीन समय में था, उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे जंगलों में हाथी बहुत था और सेना में हाथी होते थे।
फिर उसने गोला बारूद, कागज, चीनी, रेशमी, कपड़ा का कारखाना भी खुलवाया। कहने का मतलब है कि वाणिज्य और व्यापार की ओर बहुत ही गंभीरता से ध्यान दिया, क्योंकि वो समझता था कि वाणिज्य व्यापार से ही राज्य संपन्न हो सकता है। वाणिज्य व्यापार होगा तभी ना टैक्स आएगा राज्य को। दो व्यापारी जब व्यापार करते हैं तो उसके बदले में राज्य सरकार को टैक्स भी अदा करते हैं, जो सरकारें तत्कालीन होती है। अब जैसे आज देखिए क्या होता है, आज जीएसटी लगता है ना, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है और स्टेट जीएसटी भी लगता है। तो हम जो भी सामान का व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उस पर टैक्स सरकारों को देते हैं और उससे सरकार का फायदा होता है, सरकार का जीडीपी बढ़ता है ना। जीडीपी उसका जो धन जमा का कोष है उसे जीडीपी कहते हैं। जीडीपी मतलब सरकार का इनकम होता है, जिसको कि साल भर में मापा जाता है। वो तो हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे अच्छी तरह, लेकिन यही मानिए मोटा मोटी कि वो सरकार का आय होता है साल भर का, वो जीडीपी कहलाता है। तो आय कैसे बढ़ेगा? या तो भूमि से हमें कर मिलेगा, या वाणिज्य व्यापार होगा तो उससे कर मिलेगा सरकार को, तभी ना आय बढ़ेगा। केवल युद्ध करने से आय तो नहीं बढ़ना है। युद्ध करने से ठीक है, कुछ भूमि को आप मिला सकते हैं, जीत लिए, लेकिन उसमें कितने गोले बारूद, कितने सैनिक मारे जाते हैं और कितने अस्त्र शस्त्र की बर्बादी होती है ना। तो युद्ध में लाभ ठीक है, कहीं आप जीत गए तो फायदा तो होता है, लेकिन नुकसान भी कम नहीं होता। लेकिन ये जो सेक्शन है, भूमि कर व्यवस्था अगर सुधार देते हैं, फिर वाणिज्य व्यापार की गतिविधियां सुचारू रूप से चलने के लिए सारे इंतजाम कर लेते हैं, तो राज्य सरकारों को बहुत फायदा होता है। अब आगे अपने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी कमांडरों के द्वारा अपने सेना को प्रशिक्षित करवाया। आप तो जानते हैं कि हैदर अली के समय से ही फ्रांस से अच्छी दोस्ती थी, तो उसके पुत्र टीपू सुल्तान से भी अच्छी दोस्ती रही, और यही वजह रहा कि अंग्रेजों से इसकी दुश्मनी भी रही। आपने देखा था माही पर अंग्रेजों ने जैसे ही अधिकार किया था, और उसी समय से दोनों के बीच झगड़ा प्रारंभ हुआ, है ना, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। तो फिर इसने एक और काम किया कि नौसेना का गठन किया। देखिए तत्कालीन समय में नौसेना का गठन बड़ा टफ हुआ करता था। इवन मुगल साम्राज्य भी उतना बड़ा नौसेना संगठित नहीं कर पाए, लेकिन टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से एक सशक्त नौसेना का गठन किया। लेकिन ये भी एक वजह बन गया, किससे? अंग्रेजों से दुश्मनी का, क्योंकि तत्कालीन समय में नौसेना के क्षेत्र में अंग्रेज नंबर 1 थे पूरी दुनिया में, और वो किसी को समुद्र के इस नौसेना के क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करने नहीं देना चाहते थे और न देते। फिर भी प्रयास इसने किया, लेकिन कभी भी ब्रिटिश कंपनी के स्तर को ये प्राप्त नहीं कर सका। जो लेवल होता है ब्रिटिश कंपनी का, जो यूरोप में दबदबा था नौसैनिक संगठन के जरिए, नौसेना के जरिए, वो स्तर टीपू सुल्तान नहीं प्राप्त कर सका। फिर भी गठन तो किया, लड़ तो सकता था, सुरक्षित तो रह सकता था। इस तरह से न केवल टीपू सुल्तान ने प्रशासनिक व्यवस्था, बल्कि भूमि व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था और नौसेना व्यवस्था को भी बड़े ही सुचारू रूप से संगठित किया। अगर इसे षड्यंत्र अपने ही लोगों ने नहीं किया होता तो शायद कर्नाटक अर्थात मैसूर का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत योग्य शासक